सीडीपी की जो कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और इसमें हम 5th टॉपिक पे आ गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5th 30 के 30 पीवाई करेंगे। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग कर रहे हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है, इफ़ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिले देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट अफेक्टेड। अगर यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बच्चे का जो शारीरिक विकास वो देरी से होता है तो क्या ये बोला है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, ये बोला है। तो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि सारे क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, सब इंटर रिलेटेड है। सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, सब डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो एक पे भी प्रभाव पड़ रहा है तो दूसरे पे अपने आप प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये पहला वाला तो ठीक है। देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट। बच्चे के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो मतलब जो बच्चे का विकास होता है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात भी सही है। और क्या है, दूसरा इसको सही बता रहा है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि ए और आर दोनों ही ठीक है और ए की जो आर है सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है, देखते हैं। इज अ सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडिया टू एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ यही है कि इस जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्यों और विचार का सरल से जोड़ दिया जाए। तो ये तो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में आता है, ये वाला वर्ड एडिशन और मॉडिफिकेशन वाला, है ना। आगे देखते हैं। इट डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर करता है। कि डेवलपमेंट किस पे, भाषा के विकास पे निर्भर करता है। तो ये वाला बात भी नहीं है। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल। कल्चरल टूल है तो टूल, कल्चरल टूल की बात तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने की है, पियाजे ने नहीं की है। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। अगला है, इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वन स्कीमा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी के स्कीमा को बदल कर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया है। तो ये वाली क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्कीमा का वर्ड यूज किया है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशन, ग्रुप्स वर्क, इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। जो है शिक्षक है विद्यार्थियों के बीच में क्या कर रहा है, बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बच रहा है, वो ये चीज नहीं कर रहा है। ठीक, तो अभी दूसरा है, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है एंड अकर द मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू द मेमोराइजेशन एंड इमिटेशन। मतलब सीखना एक क्या है, निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। तो पहले टीचर क्या है, बच रहा है। तो ये चीज़ तो गलत हो गई कि वो बच रहा है ग्रुप लर्निंग से, कोलेबोरेशन से, इंटरेक्शन से, इन सब चीज़ों से बच रहा है। लेकिन पैसिव प्रोसेस क्या है, लर्निंग क्या है, पैसिव प्रोसेस नहीं है, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस माना गया है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं कि रैपिड इंक्रीज इन हाइट, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रोसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। इन्होंने क्या बोला है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। तो इससे पहले जो होती है वो क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल ट्रेंड बोलेंगे? नहीं,
प्यूबिसेंस बोलेंगे, प्यूबिसेंस नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट ट्रेंड भी नहीं बोलेंगे, मैचुरेशन भी नहीं बोलेंगे, ग्रोथ स्पाउट्स बोलेंगे। ग्रोथ स्पाउट्स मतलब वृद्धि जो है तेजी से हो रही है। अगर हिंदी में आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि वृद्धि क्या हो रही है, तेजी से हो रही है। तो यही बोलेंगे हम, वृद्धि क्या है, तेजी से हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोला है, व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, अगर हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंसेस शुड बी यूज्ड सच एज यूजिंग द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी रेदर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय मतलब जो व्यक्ति को आगे रखती है उनके बारे में बात करना चाहिए, बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं, तो ऐसे नहीं, उनके जो अच्छे पॉइंट है उसको रखना चाहिए, ना कि उसके बेकार पॉइंट्स को रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बात क्या है, ठीक बोली गई है ना। आगे देखते हैं, द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव्स एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पहला और दूसरा ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, चिल्ड्रन इन मिडल स्कूल शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। तो यहाँ पे क्या है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भाषाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब उनके जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्या ये ठीक बात है? तो हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अनकरेज करना चाहिए अपने इमोशंस को डेली या वीकली बेसिस पे लिखने के लिए। आगे है, अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड द एक्शन। अब अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, सही बात है, जो क्रिया को सुशासित करती है, जो उसको प्रोसेस को लीड करती है, एक्शन लेने में मदद करती है। तो ये दूसरा भी ठीक है और दूसरा पहले का व्याख्या भी कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बोला है नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा जो है एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। तो पहला क्या है, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड रिलेशनशिप। रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड रिलेशनशिप मतलब पैटर्न और संबंधों को पहचानना। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्टिव स्ट्रेटजी माना जाता है। यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग लगाना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी क्या माना जाता है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ओवरलुकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो नहीं, ओवरलुकिंग नहीं करना है, जो प्रासंगिक जानकारी है उसको क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो यही वाला हमारा हो जाएगा। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट में तोड़ के हम समझ सकते हैं। तो ये वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू प्याजे, according to Piaget, when children reach the points of being able to generalize and engage in a mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their head, they are in। अब जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बोला है कि जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन
when children reach the point of being able to generalize and engage in the mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their head they are in। वो कौन सा स्टेज, मतलब पियाजे के अनुसार जब बच्चा निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो ये पूछा है कि वो किस अवस्था में होते हैं, क्या वो सेंसरी स्टेज में होते हैं, क्या कंक्रीट में होते हैं, या प्री ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ही मन को अपने ही जनरलाइज कर रहे हैं, ट्रायल एरर कर रहे हैं, और हाइपोथेसिस, यहाँ पे हाइपोथेसिस थिंकिंग लगा रहे हैं। वहाँ पे ये कीवर्ड्स पकड़ लीजिए कि क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस थिंकिंग लगा रहे हैं। तो हाइपोथेसिस थिंकिंग कब लगता है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली एंड इन मीनिंगफुल वे व्हेन। विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखने लगता है, कब। तो कब सीखता है वो, कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो विषय वस्तु को उनकी जानकारी के असंगत टुकड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब वो सीखता है, नहीं। फोकस इन ऑन अवॉइडिंग फेलियर इन अप्रोचिंग मास्टरी। मतलब निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाए, तब नहीं, ऐसा भी नहीं है। न्यू कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस लर्नड मटेरियल। जो नया कॉन्सेप्ट है, नई अवधारणा पहले सीखी गई है, वो विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है। तो क्या तब सीखता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम होना चाहिए। देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर अटेंडेंट एंड वैल्यूड। अब यहाँ पे क्या है, उनकी प्रक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो ये बात ठीक बोली गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तभी बच्चा जो है अच्छे से सीख पाएगा। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग अराउंड विच एथिक्स डू यू यंग चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चे की नैतिक तार्किक किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर छोटा बच्चा है, लॉरेंस कोलबर्ग जो छोटा बच्चा है बिल्कुल, उसकी जो मोरल रीजनिंग है वो कहाँ पे कैसे घूमती है, ये बोला गया है। तो वो क्या है, कैसे घूमेगी, वो ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। तो एथिक्स ऑफ ईगो सेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। जो डाइवर्सिटी है, विविधता है और समावेशन है द्वारा शिक्षण और अधिगम को सुधार होता है। तो ये बात ठीक बोली है कि जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के द्वारा क्या है, टीचिंग और लर्निंग में सुधार होता है ना। अगला क्या बोला है कि एंगेजिंग अ कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंस हिंडर चिल्ड्रन एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटी। मतलब इसने क्या बोला है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों के समालोचन और रचनात्मक रूप से सोचने में बाधा डालता है, हिंडर डालता है, बाधा डालता है। तो ये वाला बात बिल्कुल गलत है कि वो बाधा नहीं डालता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी टू कैटर टू डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर इन अ क्लासरूम। अब यहाँ पे क्या है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति मानी जाती है। तो कौन सी शिक्षण रणनीति मानी जाएगी, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि विभेदी निर्देश देना चाहिए बच्चों को। स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं देना चाहिए, ये गलत है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान रखना चाहिए, तो ये वाला बात भी ठीक बोला गया है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, ए और सी ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है,
अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार बात की गई है, चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो क्या ये सच बात है? तो हाँ, यही ठीक है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, दुनिया में समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उनके अंदर पहले से ही होती है। चिल्ड्रन लर्न ओनली, यहाँ पे लिखा है लर्न ओनली एक्सट्रेंसिकली मोटिवेटेड, नहीं, इंट्रेंसिक भी एक्सट्रेंसिक दोनों हो सकता है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट देम फाइनल फॉर्म, मतलब जो बच्चा है वो पूरा उसके पास चिट्ठा आ जाए तब वो लर्न करता है, तो ऐसा भी नहीं है। Children have tendency to behave in unruly way that need to be corrected, मतलब बच्चे में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। नहीं, ये बात गलत है। बच्चों में व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है लेकिन उसे सुधारना ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है टू कॉमनली यूज स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब दो जो है स्ट्रेटजी कौन सी है और इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है, जो प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी है? तो कौन सी मानी जाएगी? तो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं मानी जाएगी, रिस्पॉन्सेस सेट भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सेस सेट यहाँ पे भी है, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिदम, ये दो चीज़ें मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A teacher is designing a lesson plan for a group of students with varying level of understanding of a topic. अब एक शिक्षिका एक पाठ को समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है ना। According to Vygotsky theory, which of the following should be teacher considered when the design of lesson, मतलब वाइगोत्स्की थ्योरी के अनुसार वो टीचर किस तरह से लेसन को डिजाइन कर रही है ये हमें बताना है। तो द टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, मतलब शिक्षिका जो है प्रत्येक विद्यार्थी के निर्दिष्ट समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाह रही है। नहीं, टीचर शुड प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद द सेम लेवल ऑफ चैलेंज, वो सेम लेवल ऑफ चैलेंज दे रही है, ये भी गलत हो जाएगा। द टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट करंट लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू हेल्प देम टू रीच द नेक्स्ट लेवल। हाँ, वाइगोत्स्की ये स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको, वही करने का ट्राई कर रही है टीचर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक सच अ लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी। अब यहाँ पे रीडिंग में क्या हो रही है, लैक कर रहा है बच्चा। रिवर्जन ऑफ वर्ड, टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन आर टिपिकल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक। पढ़ने में वो पढ़ने प्रवाह में कमी आ रही है, शब्दों का प्रत्यावर्तन नहीं कर पा रहा है, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति आ रही है उसमें। जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान को दर्शाता है, तो पढ़ने में अक्षमता है तो क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी किस में होती थी, डिसलेक्सिया में होती थी, है ना। और ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर है। अटेंशन डिफिशिएंट मतलब इसमें ध्यान कम लगता है बच्चे का। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पठन वैकल्य है। अगला क्या है, स्टूडेंट फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न, student feel more motivated to learn in an environment which ensure, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है क्या सुनिश्चित करता है, कैसे वातावरण में, डर सुनिश्चित करेगा। तो ये तो पहले ही हटा दो कि वैसे वातावरण में तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। रिजेक्शन, अगर उसको रिजेक्ट कर देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो पहला क्या है, बिलोंगिंगनेस और सेफ्टी महसूस करे तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पे ए और डी किस में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर शिफ्ट फ्रॉम,
मतलब रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अगर हम रूढ़िवादी शिक्षा में हैं और प्रगतिशील शिक्षा में जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पहली क्या है, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन टू डायग्नोस्टिक टेस्ट, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होती। इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज करिकुलम, नहीं, इसकी भी नहीं होती। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, मास्टरी ओरिएंटेड गोल, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। टीचर सेंटर से एग्जाम सेंटर, एग्जाम नहीं चाइल्ड सेंटर होता तो ये भी हो जाता, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा। अगला क्या है, विच लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हेल्पफुल स्टडी फॉर to use to ensure they understand the content material। नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक रणनीति मानी जाएगी। तो कौन सी रणनीति मानी जाएगी, तो क्या, रीडिंग द इंफॉर्मेशन वंस, मतलब जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, हाँ ये ठीक बात है। आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी ठीक है। प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब ये दिखाना, नाटक करना कि मुझे समझ आ गया है, तो ये वाला गलत है। मेकिंग अप देयर आउन मीनिंग एंड अनफेमिलियर टर्म, मतलब अपरिचित शब्दों का अपना अर्थ बना लेना, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा ही ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरीली फोकस्ड। जो टीचर है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किसी पर केंद्रित हो। तो ऐसे वातावरण का निर्माण, तो कैसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अवॉइड शेम एंड अपियरिंग इग्नोरेंट, मतलब अज्ञानी दिखाने के लिए, शर्म से बचने पर नहीं। compete with each other, एक दूसरे से कंपटीशन, तो प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल मना ही है। अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, हाँ ये बात ठीक लग रही है। प्रूव देयर वर्थ टू अदर, दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए, तो ये भी गलत बात है, इस चीज़ पे भी उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला है कि मेल कैरेक्टर्स इज स्टोरी एंड बुक्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरियस वाइल फीमेल कैरेक्टर आर शो द वार्म एंड सेंसिटिविटी, मतलब एक कहानी है जिसमें कहानियाँ और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दूसरा। स्कूल एंड करिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम माने जाते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक कहानी है जिसमें ये बोला गया है कि मतलब मेल जो है क्या करता है, मतलब ताकतवर है, साहसी है, लेकिन वहीं पे महिला क्या है, संवेदनशील है और स्नेही है, सेंसिटिव और वार्म है। तो स्कूल में ये क्या पावरफुल एजेंट माना जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है कि ये सोसाइटी के हिसाब से जेंडर रोल ये डिसाइड किया गया है और ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट में आता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। Children who are dyslexic with dyslexia have trouble in a phonological process that make it hard to decode words। अब पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यत प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिसमें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एनकरेज्ड इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसमें अगर प्रोत्साहित किया जाए तो उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो क्या ये है, तो ये बात भी ठीक बोली है, लेकिन ये बात भी ठीक बोली है, लेकिन ये जो वाक्या है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे से। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए और आर करेक्ट आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स। What is the role of peers in the socialization process? समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका होती है। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में जो पीयर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, हमें ये बताना है। तो क्या भूमिका होती है? पीयर्स हैव नो मेजर रोल्स। नहीं, ये गलत है कि कोई भी मेजर रोल नहीं निभाते। पीयर्स हैव माइनर भी नहीं होता कुछ चरण पे ऑन सोशलाइजेशन कंपेयर टू पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट इन ऑल स्टेजेस। नहीं, पीयर्स आर द प्राइमरी एजेंट। पीयर्स प्राइमरी एजेंट नहीं होते हैं, ये सेकेंडरी एजेंट होते हैं। पीयर हैव अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये बात ठीक है बिल्कुल कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में बताना है कि करेक्ट नहीं है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। जैसे सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लर्निंग कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट मेक सेंस टू देम। तो ये बात ठीक है, शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। तो ये ठीक बात है। न्यू लर्निंग डिपेंड ऑन द करंट अंडरस्टैंडिंग। जो नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। ठीक, ये भी ठीक है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर। सोशल इंटरेक्शन बाधा डालता है, तो ये बात गलत है। तो ये गलत है, तो वही ठीक माना जाएगा। द मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर विद इन रियल वर्ल्ड टास्क। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो रियल वर्ल्ड में ही होती है। तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो हमें गलत आंसर देना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। As per constructivist approach of learning, learning is facilitated when. As per constructivist approach of learning, learning is facilitated when. सीखने में संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखने तब सुगम होता है। कब सुगम होगा सीखना? तो एक्टिविटी आर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। तो ये ठीक है कि इंटरैक्टिव क्या है, अट्रैक्टिव हो और कोलैबोरेटिव हो, तभी बच्चा सीखेगा। तो ये ठीक लग रहा है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंटेंट इज डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। पैडागोजी इज अ टीचर सेंट्रिक। नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। टास्क आर इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्डरली। तो नहीं, असंगत और अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, कोहेरेंट और ऑर्डरली होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे पहला ही ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्रू दो हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर प्राइमरीली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। मतलब हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। तो ये बात ठीक है कि अच्छे पोषण और व्यायाम से इनमें फर्क पड़ता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट इन देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। मतलब अनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, ये भी ठीक बात है। और ये दोनों क्या है, व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो एक समावेशी शिक्षा है, उसमें अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो लर्निंग गोल पे ध्यान देना चाहिए, ठीक बात है। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी पे ध्यान देना चाहिए, ये भी ठीक है। प्रोविजन ऑफ सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब सहायक के प्रावधान पे ध्यान देना चाहिए, ये भी ठीक है। असेसमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मूल्यांकन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी चारों ही ठीक है। तो चारों किस में है, डी ऑप्शन में चारों है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधित के अंतर्गत नहीं आती। सेंसरी मतलब क्या होता है, देखने से संबंधित है ना, सेंसेस, हमारे सेंसेस से उसमें नहीं आती है। तो ये क्या है कि कौन सी नहीं आती है, तो हमारा कलर ब्लाइंडनेस, तो ये तो आता है, सेंसरी से ही रिलेटेड है। ये हार्ड टू हियरिंग, ये भी कान से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है हमारा, है ना। फिर पार्शियली लॉस ऑफ विजन, मतलब दृष्टि में आंशिक हानि, तो ये क्या है, ये भी सेंसरी से ही रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया, ये क्या है, हमारे लिखने से संबंधित अक्षमता है, ये है लिखने से संबंधित अक्षमता, तो ये क्या है, सेंसरी इम्पेयरमेंट में नहीं आती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट बाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आंकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो जो है असेसमेंट में क्या बदलाव करने का सिफारिश करी है इसने, डिवेल्यूइंग सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अवमूल्यन करने की, तो ये तो नहीं की है उसने। एक्सिक्यूटिंग समेटिव फॉर्म द असेसमेंट, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि समेटिव फॉर्म असेसमेंट लो, तो ये भी नहीं किया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ध्यान दिया है इन्होंने। इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने पे ध्यान दिया है NEP ने, तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। हमारा यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की आइडियाज। लेव वाइगोत्स्की आइडिया, अ टीचर डिसाइड टू गिव हिंट एंड क्यूज to the student who were stuck on the given problem and let the student try to solve that problem again. By doing so, teacher is practicing in the concept of. अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षिका क्या करती है कि छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला करती है। किसी समस्या में अटके हुए थे, जब वो बच्चे किसी समस्या में अटके हुए थे तो उन्हें सुझाव और संकेत देती है और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका देती है। तो ऐसा करके शिक्षिका कौन से अवधारणा पे अभ्यास कर रही है, तो कौन से अवधारणा पे अभ्यास कर रही है, ऑप्शन देखेंगे। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन तो क्या प्याजे ने दिया था, ये जो क्या होता है हमारा किसी नए चीज को ऐड करने को बोलते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग, ये भी प्याजे ने ही दिया है, कलेक्टिव मोनोलॉग की बात क्या की है, प्याजे ने ही की है। फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होता, फंक्शनल फिक्सनेस कार्यात्मक स्थिरता कैसे, अगर वो किसी चीज को बढ़ा रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल रही है, तो फंक्शनल फिक्सनेस कैसे हो सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। स्कैफ फोल्डिंग, वो यही कर रही है, स्कैफ फोल्डिंग कर रही है, मतलब मचान का काम कर रही है, पाड़ का काम कर रही है, वो बच्चे को हेल्प दे रही है कि बच्चा उस जो प्रॉब्लम है को सॉल्व कर पाए। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा 30 के 30 CDP कंप्लीट होते हैं। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।